वेलकम। इसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी को हम थ्री टाइप से डिटरमाइन कर सकते हैं, एक लैबोरेटरी में, दूसरे फील्ड में, और थर्ड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। तो देखिए, नाम लिखिए, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी। इसे मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ये फॉलिंग हेड है, फॉलिंग हेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड, लैबोरेटरी मेथड्स। लैबोरेटरी मेथड्स। उसमें भी कांस्टेंट हेड। टेस्ट, परमिएबिलिटी टेस्ट। देखिए, परमिएबिलिटी टेस्ट करना है तो आपको सॉइल का सैंपल चाहिए। ओके, तो ये मान लो सॉइल सैंपल है और इस सैंपल का लेंथ है L, और इस तरह से कुछ ये है यूनिट विड्थ, यूनिटी। ओके, अब मान लीजिए कहीं एक ओवरहेड टैंक है जिससे फ्लो आएगी इनलेट पर, ये होगी इनलेट। मान लीजिए फ्लो आई, डिस्चार्ज आई क्यूब मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, पर मीटर, यूनिट विड्थ। तो इसे स्मॉल क्यू लिखा जाता है, पर मीटर विड्थ। तो यहां पे एग्जिट है, यहां पर इस वाटर को पास करवाया जाता है थ्रू ए पाइप इस सॉइल सैंपल के थ्रू। ओके, तो वाटर पर फ्रिक्शन एक्ट होगा, ड्रैग एक्ट करेगी। वो कौन लगा रहा होगा? हमारा हीरो कौन है? सॉइल सॉलिड। वो लगा रहा होगा ड्रैग, फ्रिक्शन, और पानी को रोकने का कोशिश कर रहा होगा। लेकिन पानी अल्हड़ है, बहुत मजबूत है, ताकतवर है, क्योंकि वो हेड H1 से आ रही है, फ्लो हो रही है। अब मान लीजिए आउटलेट पर ओवरहेड टैंक ये है, अब हेड है, पानी फ्लो हुई है तो हेड लॉस होगी कुछ, इसलिए ये H2 होगा इसके ऊपर, फ्रॉम सेंटर ऑफ पाइप H2। तो H2 H1 से कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि H1 का ओरिजिनल लेवल ये था, अब आ गया ओरिजिनल लेवल ये, तो इतना का हेड लॉस हो रहा है, H2 H1 माइनस H2, इसे हम सीपेज हेड लॉस कहते थे। अब देखो कि ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है ये कोई फिक्स डायमेंशन का है ना, तो पानी कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा तो ये भर जाएगा, तो ये ओवरफ्लो करेगी। ठीक है, तो हम नीचे में एक कंटेनर लगा के रखे हैं और इसमें इस वाटर को कलेक्ट कर लेता है, और इसका वॉल्यूम ऑफ नोन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमको पता है। ठीक है, आई क्या हो गया? H ओवर लेंथ ऑफ सॉइल। अब देखिए, ये टेस्ट कैसे है? आपके पास दो चीज है, एक है कंटिन्यूटी इक्वेशन, दूसरा है डार्सी लॉ। यही वो चीज है।
कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है Q इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। डार्सी कहता है कि वेलोसिटी होती है के आई इक्वल्स के इंटू एच ओवर एल, ठीक है, या फिर Q होती है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ फ्लो इंटू के इंटू एच इंटू एल, ये एरिया ऑफ फ्लो कौन सा फ्लो है, कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया देखिए, ये जो एरिया है यही है एरिया ऑफ फ्लो ए। ओके, ये है वो सैंपल हमारा। अब देखिए, तो इन दोनों को, ये वॉल्यूम कहां से आया, V ऑफ नॉन कंटेनर, और टाइम तुम मेजर कर रहे हो। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, वॉल्यूम बाय टाइम, क्योंकि डिस्चार्ज है तो दोनों डिस्चार्ज इक्वल होगा। और डार्सी का क्या हो गया, एरिया ऑफ फ्लो इंटू परमिएबिलिटी इंटू एच ओवर एल, ठीक है। तो इससे के का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू लेंथ हो जाएगा, डिवाइडेड ओवर टाइम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो इंटू एच, यही है कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड। अब देखो यहां पे, तो ये वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम कलेक्टेड इन टाइम टी, ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टाइम टी। अब मुझे बताओ कि ये मेथड किस तरह का सॉइल के लिए सुटेबल है। अभी देखिए, यहां पर आपको वाटर कलेक्ट करना है, ठीक है, तो अगर इसमें फ्लो तेजी से होगा, ज्यादा डिस्चार्ज अगर पास हो रहा होगा, तभी ना आप इसमें वाटर, सफिशिएंट वाटर कलेक्ट कर पाओगे टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। तो आप बताओ कि ये टेस्ट किस तरह का सॉइल के लिए सुटेबल है, फॉर हाई परमिएबल सॉइल। मतलब कोर्स सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स, क्योंकि डी ज्यादा, परमेबिलिटी ज्यादा, ओके। तो ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए हम परफॉर्म करते हैं लैबोरेटरी में कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, परमेबिलिटी निकालने के लिए। सो फर्स्ट टेस्ट था ये, और फॉर्मूला जो आया ये। अब मूव करते हैं फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट सेकेंड। अब देखिए, डार्सी लॉ एक चीज और, डार्सी लॉ वैलिड है, मतलब सॉइल सैचुरेटेड है और फ्लो अंडर लेमिनार कंडीशन, लेमिनार फ्लो है। तो फॉलिंग हेड देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, ये मेथड कुछ लेंदी जाएगा। तो सॉइल सैंपल बनाइए, यहां पर मान लीजिए एक मैंने कंटेनर लगा रखी है वाटर को कलेक्ट करने के लिए, और सॉइल का जो सैंपल है उसका हाइट है एच, सॉइल HS, ये क्या है, ये सॉइल है।
क्या करिए कि ये पाइप को हमको यूज करना है, एक पाइप यूज करना है कुछ इस तरह से। ये एक पाइप है और इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और इस सॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे होगा? देखिए ये जो सॉइल सैंपल है हमारा, ये कुछ ऐसी होगी, सॉइल सैंपल है ऐसी ही होगी। देखिए ऐसे होगी, और ये जो पानी का जार है कुछ ऐसे ऐसे गया होगा, इसी तरह से होगी। ठीक है, ये होगा वाटर, ये पूरा सॉइल है। तो देखिए, चलिए एक सेकंड रुक जाइए। तो देखिए मैंने थोड़ा डायग्राम अच्छा से बना लिया। अब देखिए ये जो है हमारा लेंथ ऑफ सॉइल है LS, ठीक है, और ये जो पाइप है इसे कहते हैं स्टैंड पाइप, स्टैंड पाइप। ओके, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, स्मॉल है, स्टैंड पाइप। ओके, मान लो कि इस स्टैंड पाइप में जो लगा के रखा है इसमें पूरा का पूरा पानी भर दिया। ठीक है, अब क्या करो, इंतजार करो, ये पानी भर दिया तो पानी क्या होगा, सॉइल से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, पानी सॉइल से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, सॉइल से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और ये पानी जो है ना इसमें इतना ही भरा है। ठीक है, और ऊपर से पानी इसमें नहीं डालते, एक बार भर दिया छोड़ दिया तो पानी फ्लो करना स्टार्ट किया और यहां पहुंच गया, इसलिए यहां पे मैंने पानी दिखाया। सो मान लीजिए कि किसी टाइम पर पानी यहां थी, अब जब फ्लो हुई पानी का लेवल आ गया यहां पर, ये ठीक है, तो ये मान लो H1 है, H1 मतलब पानी का लेवल इतना रिड्यूस किया ना, रिडक्शन इन टाइम टी मेजर कर रहे हो, टाइम मेजर कर रहे हो। अब मान लीजिए फिर से हेड रिड्यूस हुआ, पानी फ्लो कर रही है तो इस पाइप में पानी का लेवल कम तो जाएगा, ये मान लीजिए H2 है, H2, तो ये फिर से किस टाइम में आया, टाइम टी में आया, या फिर ये T1 या फिर ये T2 कुछ भी। अब मान लो एक जनरल केस मान लो कि पानी का लेवल अगर H1 पे था और हल्का से ही कमा है, थोड़ा सा कमा, ठीक है, पानी का लेवल थोड़ा सा कमा, ये एक जनरल H मान लो, इन जनरल टाइम T पानी का लेवल रिड्यूस हुआ है। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, डार्सी इक्वेशन है, ये क्या कहता है, Q इक्वल टू के आई ए, ठीक है, और I इक्वल टू H बाई एल होगा, जनरल जनरल बोल रहा हूं मैं, यही लेंथ है ना सॉइल का जिसमें हेड लॉस होगी, सॉइल जहां होगा वहीं पर ना हेड लॉस होगा, वहीं पर ना फ्रिक्शन एक्ट करेगी, तो एल जो कंसीडर करेंगे ये H लेंथ ऑफ सॉइल S। सो Q क्या हो जाएगा, के ए
HLS। ए क्या है, ये देखिए ए क्या है, ये वाला विड्थ इंटू ये वाला विड्थ, ये इंटू ये होगा एरिया ऑफ फ्लो, यही है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो। तो ये हमको डार्सी लॉ से मिल गया। अब देखिए ये जो स्टैंड पाइप है, किसी एक डिफरेंशियल टाइम में मान लीजिए हेड लॉस हुआ डी एच, और उस टाइम में जो हेड लॉस हुआ वो मान लीजिए डिफरेंशियल डी टी। तो वेलोसिटी क्या होता है, फ्लो ओवर टाइम, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी मैंने बताया था, तो डी एच अपॉन डी टी लिख सकते हैं। डी एच, एच क्या हेड है, तो ये भी तो मीटर में है ना, लेंथ का यूनिट है डी टी। अब देखिए यहां पर देखिए, एज टाइम इंक्रीजेस हेड डिक्रीजेस ना, तो मैं v इक्वल टू माइनस डी एच ओवर डी टी लिख लूं, कोई हर्ज, नेगेटिव लिख सकता हूं, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एज टाइम इंक्रीजेस हेड रेड्यूसेस। सो यहीं पर देख लो, सो ये मिल गया वेलोसिटी। सो डिस्चार्ज कितना हो रहा होगा, ये स्टैंड पाइप में कितना डिस्चार्ज आ रहा है, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप इंटू वेलोसिटी माइनस डी एच ओवर डी टी। अब सेम जनरल इक्वेट कर लीजिए, डार्सी इक्वेशन से क्या मिल गया, इक्वेट कर लीजिए। डार्सी लॉ हमको एक चीज दे दिया कि Q इक्वल टू के ए एच ओवर लेंथ ऑफ सॉइल, और स्टैंड पाइप फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ये फ्रॉम डार्सी, और फ्रॉम एक्सपेरिमेंट क्या मिला, ए इंटू माइनस डी एच ओवर डी टी, ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। सो अब इसको सॉल्व करिए। मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए मैं ये इससे लिख सकता हूं क्या, माइनस डी एच ओवर एच इक्वल्स के ए इंटू डी टी ओवर ए इंटू लेंथ ऑफ सॉइल। ओके, सो इंटीग्रेट कर लीजिए, H1 टू H2 माइनस डी एच ओवर एच, इधर डी टी का लिमिट है, तो इंटीग्रेशन टाइम 1 टू टाइम 2, और क्या है आपके पास पैरामीटर क्या है, के ए अपॉन ए इंटू एल एस, के ए अपॉन ए इंटू एल एस। ये ए है एरिया ऑफ फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, ये है एरिया ऑफ फ्लो थ्रू स्टैंड पाइप इंटू डी टी। अब ये जो टर्म है पूरे की पूरे कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेटिंग आपको ये क्या मिलेगा, माइनस लॉग ई H2 over H1 will be Ka over A into Ls T2 minus T1। अब देखिए तो ये क्या होगा, माइनस लॉग ई H2 माइनस H1 इक्वल टू के ए ओवर ए एल एस इंटू डेल्टा टी में लिख लूं। तो माइनस हटाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ई H1 माइनस H2 विल बी के ए ओवर ए एल एस इंटू डेल्टा टी। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 2.303 log 10 H1 over H2 equals multiplied into area of stand pipe into length of soil divided over area of cross section of flow into delta T will equal to coefficient of permeability of flow of soil medium, sorry not flow, of soil medium। सो K निकल गया क्या, तो ये है फॉलोइंग हेड टेस्ट।
तो देखिए एरिया ऑफ फ्लो, इसमें स्टैंड पाइप है, तो स्टैंड पाइप का एरिया बहुत कम है, और सॉइल आपको क्या मेजर करना है, आपको सिर्फ दो डिफरेंट हेड मेजर करना है, हल्का सा भी एक डिफरेंशियल हेड भी मिल जाए, और कितना टाइम, ठीक है, तो हम परमेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो ये परमेबिलिटी टेस्ट किस तरह का सॉइल के लिए सुटेबल है? फाइन ग्रेन सॉइल, वहीं पर लिख लीजिए, फाइन, यहां जगह नहीं है, इंडिगो लिख लेता है, यहां लिख लीजिए, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल्स या फिर लो ड्रेनिंग सॉइल या फिर लो परमिएबल सॉइल। तो उसी तरह से कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट किसके लिए सुटेबल था? कोर्स ग्रेन सॉइल या फिर हाईली ड्रेनिंग सॉइल, जिससे डिस्चार्ज आपको सफिशिएंट डिस्चार्ज मिल सके, सब्सटेंशियल डिस्चार्ज मिल सके। ओके, अब इसका एक चीज देखते हैं, अब आपने टेस्ट किया, इसका एक चीज होता है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट करेक्ट है, अच्छा है या नहीं है? मान लो ये जो स्टैंड पाइप आपका था हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्योंकि मैं इसे करेक्ट कर लूं, ओके सीधा बनाते, देखिए ये स्टैंड पाइप है, ओके, इसमें मान लीजिए आपका इनिशियल हेड है H1, अब H1 से H2 डिक्रीज कर गया टाइम T में, अब मान लीजिए H2 से H3 आ गया अगेन इन सेम टाइम T, तो अब आपको पता लगाना है कि ये टेस्ट जो इससे आप रिजल्ट निकालोगे वो रिजल्ट आपका सही है या नहीं है, कुछ तो क्रॉस चेक करना है ना, तो कंसिस्टेंसी देखते हैं, ये आपका ये टेस्ट कंसिस्टेंट है, अच्छा है या नहीं है, कैसे करोगे? कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलिंग हेड टेस्ट, बड़ा सिंपल है, देखिए टाइम T कांस्टेंट है, तो हाँ फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट में इक्वेशन क्या निकल के आ रहा था, K इक्वल टू, मुझे थिन पेन लेने दीजिए, ओके लेट्स, K इक्वल टू 2.303 log 10 आ रहा था, H1 ओवर H2 मल्टीप्लाइड ओवर A, नहीं ये नहीं थी, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप इंटू लेंथ ऑफ सॉइल डिवाइडेड ओवर क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो मल्टीप्लाइड ओवर डेल्टा टी, ठीक है, मतलब यहां टी ले लो डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी ये तो कांस्टेंट है, ये डेल्टा टी, ये भी डेल्टा टी, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि डेल्टा टी का इक्वेशन लिखिए आप, अब तो डेल्टा टी को आप कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ फ्लो ओवर, सॉरी जस्ट डेल्टा टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि 2.303 log 10 H1 ओवर H2 डिवाइडेड ओवर मल्टीप्लाइड एरिया ऑफ लेंथ ऑफ सॉइल, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप इंटू लेंथ ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी इंटू एरिया ऑफ फ्लो, ये H1 से H2 जब आया उसका इक्वेशन हो गया। सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 log 10 H2 से H3 जब आएगा T इक्वल होगा, क्योंकि डेल्टा T इक्वल, आप डेल्टा T को इक्वेट कर रहे हो, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप सेम, लेंथ ऑफ सॉइल सेम,
परमेबिलिटी सेम, एरिया ऑफ फ्लो सेम, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2.303 लॉग टर्म कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिल गया? H1 ओवर H2 मस्ट बी इक्वल टू H2 ओवर H3। तो आपको फिर क्या मिल गया? H2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू H1 इंटू H3। तो आपको क्या मिल गया? H2 मस्ट बी इक्वल टू, गंदा हो गया, H2 मस्ट इक्वल्स रूट अंडर H1 मल्टीप्लाई H3। तब अगर आपको क्वेश्चन में रीडिंग दिया हुआ है H1, H2 और H3 का, और आपको पूछा है फाइंड आउट, मतलब टेल मी विच ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट, तो आप क्या करोगे? ये इक्वेशन को लगा लोगे, जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, वो एक्सपेरिमेंट करेक्ट होगी, कंसिस्टेंट होगी, और बाकी का सब एक्सपेरिमेंट गलत सलत होगा, मतलब कंसिस्टेंट नहीं होगी। ओके, सो दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, आईएएस के एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ओके, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। H2 इक्वल्स रूट अंडर H1 इंटू H3 टू चेक आउट द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट। वेल, अब लास्ट ये वाला लंबा है। अब देखिए, हाँ और एक बात, इसमें भी डार्सी लॉ एप्लीकेबल था, तो एजम्पशन क्या? सैचुरेटेड और लेमिनार। कैपिलरिटी, परमिएबिलिटी टेस्ट, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो नोट करिए, इसमें दो टर्म है, कैपिलरिटी है, परमिएबिलिटी है। तो इस टेस्ट को यूज करके हम दो चीज निकालेंगे, कैपिलरिटी राइज निकालेंगे और परमिएबिलिटी भी निकालेंगे। समझने का कोशिश करिए, थ्योरी कैसी जा रहा है, थ्योरी कैसी जा रहा है। अब कैपिलरिटी है तो वही होगा, उसी सॉइल में होगा जो सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड होगा। ओके, तो डार्सी इज नॉट अप्लीकेबल। सो अब हमको, तो हम कैसे निकालेंगे कोई भी रिजल्ट? हम कैलकुलेट करेंगे, हेंस वी कैलकुलेट, क्योंकि हम ये वाला इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये यूज करेंगे, लेकिन जो डार्सी ने दिया था अंडर सैचुरेटेड एंड लेमिनार फ्लो केस, हम वो यूज नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्टली इसको यूज करेंगे, लेकिन यूज तो करना ही है, थ्योरी है, हम थ्योरी लगाएंगे, यूज करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। वो कैसे? हम ट्रू वेलोसिटी मेजर कर लेंगे, मतलब सीपेंट वेलोसिटी मेजर कर लेंगे, एग्जैक्ट फ्लो वेलोसिटी, वो मेजर करने का इसमें सेटअप रहता है, एडजस्टमेंट रहता है, इसलिए हम कर पाते हैं। तो क्या करते हैं? हेंस वी कैलकुलेट द ट्रू वेलोसिटी ऑफ फ्लो और एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लो यूजिंग ए मूविंग बार। मूविंग बार मतलब कोई एक बार होगा, बार मतलब कोई एक रॉड जैसा होगा और वो मूव कर रही होगी। ये मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, ये टाइम टी में सेकंड पोजीशन पे आ गई, ठीक है, तो पोजीशन डिफरेंस ओवर टाइम डिफरेंस वेलोसिटी, और वही तो है ट्रू वेलोसिटी, जो आपको दिखे, जो होता है सच में, तो हम मेजर कर लेते हैं एग्जैक्ट, और इसी लिंक को यूज करके हम डार्सी साहब को भी यहां पर काम पे लगा देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, दिमाग कैसे लगा देता है, चलिए देखते हैं इस थ्योरी को। थ्योरी तो यही है,
डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है इसका, देखिए एक सिलेंड्रिकल जार होता है इस तरह का। आप एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लो, ठीक है, ये कन्फाइंड कंटेनर है, किसी कोई एक थिकनेस वैल्यू की, ओके। इसके अंदर सॉइल सैंपल होता है, इसके अंदर है आपका सॉइल सैंपल, और ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। यहां पर एक पाइप रहती है, उसे बोलता है एग्जिट वेल्व। ये एयर को निकालने का पासेज फॉर एयर, एयर को निकालता है। ये इस वेल्व से एयर निकल जाती है मीडियम से, इस सैंपल से। ये क्या है, ये देखते हैं क्या है। अब देखिए एक अरेंजमेंट मैंने बोला था, मूविंग रिंग, मूविंग बार। यहां देखिए ये एक इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है, मूविंग स्क्रीन, ठीक है। मूविंग स्क्रीन क्यों, ये तो अंदर भी होगा ना, तो ये एक लेयर होती है इस टाइप की, तो उसे क्या बोलोगे, एक स्क्रीन बोलोगे, एक फिल्म बोलोगे, मूविंग स्क्रीन, ठीक है। ये है मूविंग स्क्रीन। इसका इनिशियल पोजीशन है यहां से आप पोजीशन मेजर करना, यहां से अभी मेजर करेंगे। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, पहले सेटअप तो बना ले। तो ये देखिए ये सैंपल हो गया। अब यहां पे पानी तो हमको चाहिए ना, पानी को ही फ्लो करोगे, फ्लो करवाओगे। तो ये देखिए एक टंकी यहां है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए यहां है, ये है H1, ये है H2 हेड। तो H1 हेड ज्यादा है, H2 हेड कम है। यहां पर वेल्व होती है दोनों में। वेल्व मतलब पानी का फ्लो रोकने या फिर अलाउ करने में काम आती है वेल्व, ये वेल्व्स। वेल्व, ठीक है। अब देखिए और एक चीज बता दूं, इसका डायमेंशन, ये जो सिलेंड्रिकल जार है इसका लेंथ होता है 35 सेंटीमीटर और डायामीटर होगी, डाया 4 सेंटीमीटर, 4 या 5, लेट मी लुक इनटू दैट, शायद हाँ 4 सेंटीमीटर लगभग। आप करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बुक्स वगैरह में, अप्रोक्सीमेटली 4 की होती है। हाँ 4 सेंटीमीटर, मैंने कंफर्म कर लिया है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका नाम क्या है, लिख लीजिए मूविंग स्क्रीन। मतलब ये मूव करेगा, कैसे करेगा, फ्लो जब होगा पानी का ना तब इसको धक्का देगा, धक्का मारेगा, ये अंडर फोर्स अपने लोकेशन से डिस्प्लेस होके मान लीजिए टी टाइम में यहां पहुंच गई, ठीक है। ये स्क्रीन अब यहां पहुंच गई। जब ये स्क्रीन यहां पहुंच गई उस समय मतलब कब पहुंची, जब आपने हेड H1 वाटर को पास कर दिया, अलाउ कर दिया। अब ये यहां पहुंच गई, इसका ये जो ये था पोजीशन, एक्चुअल फर्स्ट पोजीशन ये था, मान लो X1, ठीक है। अब ये पहुंच गई X2 पर। अब आपने क्या किया कि इसको बंद कर दिया, ये X1 हाँ X2 पर पहुंच गया,
अब आपने इसको बंद कर दिया, इस वेल्व को। अब इस वेल्व को ओपन किया, खोला, इसके इन्फ्लुएंस में आके ये और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ये मान लो कि यहां पहुंच गई। अब ये स्क्रीन यहां है, मूविंग स्क्रीन मूव कर रही है। ये मान लीजिए ये यहां से x3 है, ओके। ये यहां से x3 पर पहुंच गई, तो ये टाइम t इक्वल टू टी पे था x1 पे, ये टाइम इक्वल टू t1 पे पहुंच गए यहां, टाइम t इक्वल टू t2 पर, ये टाइम t इक्वल टू t1 ले लीजिए, टाइम t इक्वल टू t2 पर ये पहुंच गया x2 पर, और टाइम t इक्वल टू t3 पे ये पहुंच गया x3 पर। सो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि मूवमेंट हो रहा है, तो आपको दो पोजीशन डिफरेंस मिल गया। मान लीजिए x2 माइनस x3 माइनस x2 कर लो ओवर t3 माइनस t2, यही तो है dx ओवर dt। तो एक्चुअल वेलोसिटी, मूविंग स्क्रीन मेजर एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी आप निकाल लिए। ये एयर वेंट पाइप, इसे एयर वेंट पाइप भी कहा जाता है, एयर वेंट पाइप। तो क्यों क्यों है, देखिए आप फ्लो कराओगे हेड, इसमें पानी जब जाएगा तो एयर जो होगा उसको तो निकलना है ना भाई। अब पूरी तरह से कंफाइंड कर दोगे तो ये तो फट जाएगा, इसलिए एक पैसेज दिया है ताकि एयर निकल सके। और जब पानी फ्लो होगा धीरे 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 ये क्या होगा, सैचुरेट होना शुरू होगा। ये पार्शियली सैचुरेटेड है तो कंप्लीट सैचुरेशन होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये थी एक्चुअल वेलोसिटी और इस एक्सपेरिमेंट की सेटअप, इस तरह से इसका सेटअप किया गया है, ओके। अब देखो, अब यहां पे और एक चीज रहता है, प्रेशर भी मेजर करने के लिए कुछ रहता है। तो प्रेशर मेजर करते हैं हम नॉर्मली पीजोमीटर या फिर मैनोमीटर से, तो वही कुछ है ये पीजोमीटर या फिर मैनोमीटर, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है सेटअप। अब देखिए और एक चीज समझने का कोशिश करिएगा, देखिएगा कि मान लो यहां पर वाटर हेड है और ये एक सॉइल है, इसका हाइट है h1। अब इस जगह पे देखिए x पर, अब क्या हुआ, अचानक से वाटर हेड कम हो गया, यहां आ गया, फिर भी ये सॉइल अंडर हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन है। ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ कि पहला लेवल यहां था, दूसरा यहां आ गया, ठीक है, तो यहां पर फिर भी ये सॉइल अंडर हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन है, लेकिन ये अब नहीं रहेगा, लेकिन ये है हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। अब अगर कैपिलरी हो जाता है कहीं पे, मैंने बताया था कि मान लो ये सॉइल है, देखना बड़ा फनी टाइप से बताऊंगा, इसमें वाटर है, अभी कोई एक आदमी आया और इस पानी को इसके अगेंस्ट में जबरदस्ती उठा लिया, ऊपर खींच लिया, तो ये वाला जोन जो होगा सॉइल का, ये भी सैचुरेट हो जाता था, है कि नहीं। और अगर नीचे देखो, नीचे अगर कंप्रेशन है, नीचे दबाव है, तो ऊपर हरदम टेंशन होगा ना। तो ये मान लो HC कैपिलरी राइज हुआ और ये H1 हेड ऑफ वाटर है, तो टोटल हेड कितना हो गया, हेड डिफरेंस ना, हेड डिफरेंस होता है सीपेज हेड, जो सीपेज हेड हम मेजर कर रहे हैं, सीपेज हेड क्या मेजर करते हैं, हेड डिफरेंस, हेड लॉस कैसे मेजर करते हैं, H1 माइनस H2। तो आप इसे कैसे कर लोगे, H1 माइनस HC लिख सकते हो क्या,
क्योंकि ये तो माइनस ही होगा ना, ये माइनस एच सी है, तो क्या हो गया H1 प्लस एच सी। आइडिया लगा? तो हम इस वाले चीज को इस वाले चीज को हम यूज कर लेंगे अपने इक्वेशन डिराइव करते वक्त कि हेड अब जो लिखोगे वो लिखोगे H1 प्लस एच सी, हेड लॉस होगा इतना होगा H1 प्लस एच सी। तो देखिए डेरिवेशन करते हैं फॉर जनरल केस एक जनरल केस ले लेते हैं, उसके लिए डिराइव करते हैं फॉर जनरल कंडीशन। एक्चुअल वेलोसिटी में अब देखिए आ गया एक्चुअल वेलोसिटी क्या था dx ओवर dt। मैं क्या लिख सकता हूं वेलोसिटी एक्चुअल इनटू ऐसा लिख सकता हूं इक्वल टू वेलोसिटी एक्चुअल। अब वेलोसिटी एक्चुअल को मैं क्या लिख सकता हूं k ओवर n इंटू एस। डार्सी लॉ जब अप्लीकेबल था सैचुरेटेड सॉइल था तो s इक्वल टू 1 ले रहे थे, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ एजम्पशन नहीं किया गया है। डार्सी लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। इंटू आई, ये आई क्या है हेड लॉस ओवर लेंथ। तो हेड लॉस किसमें कितना हो रहा है अभी तो बताया मैंने। अगर H1 से कैपिलरिटी हो गया, अगर पहले H1 हेड था वाटर का, अब कैपिलरिटी टेंशन भी हो गया, कैपिलरिटी राइज हो गया, ये मान लीजिए H1 है H1, ये लेंथ ये पूरा यहां पर देखिए अगर कैपिलरिटी टेंशन भी हो गया तो टोटल हेड लॉस थ्रू सॉइल कितना होता है H1 प्लस एच सी, मैंने अभी तो बताया। उसी तरह से तो हेड लॉस कितना होगा H प्लस एच सी हो जाएगा। और लेंथ कितना है x लेंथ में H प्लस एच सी हेड लॉस करेगा। ओके, H प्लस एच सी हेड लॉस करेगा। तो I ये मिल गया आपको I। तो वेलोसिटी एक्चुअल में कैसे लिख सकता हूं वेलोसिटी एवरेज अपॉन n इंटू एस लिख सकता हूं। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्चुअल इक्वल टू k इंटू एन इंटू एस इंटू आई एच प्लस एच सी ओवर एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, यही होगा dx ओवर dt ना एक्चुअल वेलोसिटी। अब सॉल्व कर लो, क्या है dx ओवर dt इक्वल्स टू k इंटू k डिवाइडेड ओवर n इंटू एस इंटू एच प्लस एच सी ओवर एक्स। तो क्या होगा x dx विल बी k ओवर एन एस h प्लस एच सी इंटीग्रेट dt t1 टू t2 x1 टू x2। ठीक है, अब देखिए ये जब t1 टू t2 स्क्रीन, ये जो मूविंग स्क्रीन है t1 मतलब x1 पोजीशन से x2 पोजीशन पे मूव कर रहा है, तो हमने कौन सा वाटर टैंक से फ्लो अलाउ किया था फर्स्ट वाले से। तो यहां पे जो हेड यूज होगा वो होगा H1। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा H1 प्लस एच सी लिख दूंगा। अब इसको इंटीग्रेट करके इक्वेशन निकाल लो, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, मस्ट इक्वल्स टू k ओवर एन एस H1 प्लस एच सी, ये T2 माइनस T1, मतलब x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ओवर 2 विल बी इक्वल टू k ओवर n इंटू एस
H1 प्लस एच सी इंटू T2 माइनस T1। सो ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? अब मतलब आप अब क्या करोगे, इस वाले वेल्व को क्लोज कर दोगे, अब इस वेल्व को ओपन कर दोगे, तो ये फिल जो मूविंग स्क्रीन है यहां पर पहुंचा हुआ, अब इसका वाटर यूज करेगा, इसका हेड यूज करेगा और मूविंग स्क्रीन को यहां से यहां तक धक्का दे दिया, मतलब x2 से x3 पहुंच गया। ठीक है, तो उससे हमको एक सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? x3 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड ओवर 2 सेम होगा k ओवर n इंटू एस, लेकिन यहां H2 प्लस एच सी टाइम्स T3 माइनस T2 लिख सकते हैं क्या इक्वेशन 2। और सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या क्या निकाल सकते हैं? K एंड H आर कंप्यूटेड, HC कैपिलरिटी राइज कंप्यूटेड। तो इस मेथड से हमको दो वैल्यू मिल रही है, एक मिल रही है कैपिलरिटी कितना हो रहा है, ठीक है, और दूसरा मिल रहा है कि परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। सो ये जो मेथड है ना, इसीलिए इसे कहते हैं कैपिलरिटी परमेबिलिटी मेथड। इस मेथड को और एक चीज बोला जाता है, इस मेथड का और एक नाम है, यहां लिख देता हूं, फ्री स्पेस है, हॉराइजॉन्टल फ्लो मेथड या फिर हॉराइजॉन्टल कैपिलरिटी लिख लीजिए, यहां पे ज्यादा अच्छा लगेगा, नाम सही लगेगा। हॉराइजॉन्टल में फ्लो हो रहा है और कैपिलरिटी है, कैपिलरिटी मेथड। तो ये जो मेथड है किस तरह का सॉइल के लिए होगा? ऐसा सॉइल जिसमें कैपिलरी राइज हो, ऑब्वियसली ज्यादा कैपिलरी राइज होगा तो अच्छा मेथड है ना ये, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि डार्सी यहां पे हमने एज्यूम नहीं किया है, हम इनडायरेक्टली डार्सी साहब को लगा है काम पर, लेकिन एजम्पशन तो नहीं लिया था ना। ओके, तो ये मेथड जो होगा फाइन ग्रेन सॉइल के लिए अधिक अच्छा होगा कोर्स ग्रेन सॉइल से। सो नाउ वी हैव एंडेड अप द लैबोरेटरी मेथड्स। अब देखते हैं, नहीं अब इसमें नहीं होगा, मैं नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करूंगा फील्ड मेथड। आइडिया दे देता हूं, फील्ड मेथड्स ये हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वेल हाइड्रोलिक्स, वेल हाइड्रोलिक्स, वेल हाइड्रोलिक्स का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ये वेल क्या होता है? देखिए वेल दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्फाइंड वेल, कन्फाइंड वेल, दूसरी होती है अनकन्फाइंड वेल। अनकन्फाइंड वेल, वेल मतलब कुआं, और कुछ नहीं, सिंपल कुआं, यही देसी वाला। तो कन्फाइंड वेल और अनकन्फाइंड वेल क्या हुआ? देखिए कन्फाइंड मतलब किसी के अंदर होना, कन्फाइंड होना छिपा हुआ होना, अनकन्फाइंड मतलब खुला, एकदम से खुला, नंगा, नंगा नहीं मतलब खुला, नेकेड। ओके, और कन्फाइंड मतलब इंग्लिश में बोले नेकेड तो अच्छा लगता है, चलिए फिर भी देखिए, तो कन्फाइंड अनकन्फाइंड ये हो गया। तो अब देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, मान लीजिए ये सॉइल है, ठीक है, और
फ्लो हो रही है और नीचे एक इम्परमिएबल लेयर है, पत्थर पत्थर है, मान लीजिए स्टोन मीडियम है, रॉकी है, ठीक है, ये वाला, ये इम्परमिएबल, मतलब इसके अक्रॉस फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो अक्रॉस, ओके। तो फ्लो ये होगा और ऊपर कोई लेयर नहीं है, मतलब कोई इम्परमिएबल लेयर नहीं है, तो ये क्या होगा, एग्जांपल ऑफ अनकन्फाइंड फ्लो, जैसे कि रिवर में होता है अनकन्फाइंड फ्लो। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस वाले मट्टी में, इस तरह का सॉइल कंडीशन में एक वेल बनाएंगे, कुआं, गड्ढा खोलेंगे और इससे क्यू आउट लेंगे, पानी निकालेंगे और हम मेजर करेंगे परमिएबिलिटी कितना, क्यू आउट निकाल के। अब इन कन्फाइंड वाला क्या होगा, देखिए सेम है, सेम वैल्यू बैठा दीजिए कि ये जो है सॉइल है, सॉइल, इसमें फ्लो तो हो रही है, ठीक है, लेकिन एक कन्फाइंड स्पेस में फ्लो हो रही है, मतलब कि ऊपर एक लेयर है, नीचे भी रॉक स्टार्टा है, रॉकी स्टार्टा, इम्परमिएबल, तो ये क्या है, कन्फाइंड फ्लो। अब हम तो इंसान है, बुद्धिजीवी है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी एक कुआं बना देंगे, पत्थर को भी तो हम तोड़ देते हैं, इसके अंदर भी एक कुआं बना देंगे और यहां से भी क्यू आउट लेंगे और इस सॉइल का के कितना है निकालने का कोशिश करेंगे, समझ गए। तो बेसिकली यही करना हमको। तो ये कैसे करते हैं, तो इस तरह का जो टेस्ट है ना, इसे क्या क्या कहा जाता है, पंपिंग आउट। आप पंप कर रहे हो बाहर, पानी को बाहर खींच रहे हो जमीन से, पंपिंग आउट टेस्ट। पंपिंग इन टेस्ट, नाम याद रखिए, उसमें क्या है देखने का भी जरूरत नहीं है कभी भी। तो पंपिंग आउट टेस्ट कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको जनरली नजर भी आता है। और एक चीज बता देता हूं कि जो थ्योरी यूज करेंगे, हम दो थ्योरी यूज करेंगे। वेल हाइड्रोलिक्स में दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे हमारा गुरु कौन थे परमिएबिलिटी के केस में, डार्सी, यहां पर दो गुरु हैं, एक है ड्यूपिट्स थ्योरी, दूसरा थ्योरी जो है थीम्स थ्योरी। नाम सब इंपॉर्टेंट है, नाम पूछता है, दिस थ्योरी रिलेट टू फॉलोइंग, ओके, ये भी तो मिटाना है। सो ड्यूपिट थ्योरी और थीम्स थ्योरी। अब देखिए एजम्पशन दोनों का एक ही है, बोथ का, दोनों मेथड का एजम्पशंस आर सेम। अब वो क्या है, फर्स्ट फ्लो इज लेमिनार, दूसरा फ्लो इज हॉरिजॉन्टल और रेडियल इन विसिनिटी ऑफ
वेल। इस लेमिनार वाला एजम्पशन तो समझ में आ रहा है, सेकेंड वाला एजम्पशन क्या है आपको लग रहा होगा कि पूछो, तो मैं बता ही देता हूं। देखिए सेकेंड एजम्पशन क्या है, आप जो वेल बनाए थे, ये वेल बनाया था, तो ये वेल आप कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाओगे, ठीक है। तो सेकेंड एजम्पशन ये है कि जो वेल का जो जहां से कोई एक लेवल होगा ना वेल में जहां पर पानी होती है, तो ये लेवल में पानी होती है, तो इसका मतलब फ्लो हो रहा है इस लेवल के अंदर, यहां तक में फ्लो हो रहा है। तो एजम्पशन क्या था, फ्लो मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, तो है हॉरिजॉन्टल है। देखिए हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो नीचे से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, हमने एज्यूम किया ना नीचे एक लेयर होता है, ये नहीं है, इम्परमिएबल लेयर। ये तो एजम्पशन था, हम देखा था वेल में कन्फाइंड में दोनों बगल टॉप और बॉटम दोनों इम्परमिएबल होता है, अनकन्फाइंड में सिर्फ बॉटम में इम्परमिएबल था। तो फ्लो तो ये वर्टिकल फ्लो होगा ही नहीं, तो फ्लो हॉरिजॉन्टल है, ओके है। रेडियल, रेडियल मतलब क्या है कि चारों बगल से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लो तो है लेकिन इधर से भी फ्लो हो रहा है, पीछे से भी आ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली आ रहा है, समझ में, रेडियली आ रहा है, मतलब इस तरह से। ये देखिए अगर मैं बनाऊं प्लान बनाऊं, ये प्लान अगर है तो फ्लो हॉरिजॉन्टल होगा लेकिन रेडियल होगा, मतलब कुआं वेल का होल एंटायर डायमीटर एंटायर फेरीफेरी में फ्लो हो रहा है, यहां से पानी इसमें एंटर हो रही है। दिस इज प्लान ऑफ रेडियल फ्लो। और ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो आ रही है, ये है लेमिनार स्मूथ लेमिनार फ्लो। तो ये दो एजम्पशन है ड्यूपिट और थिम्स थ्योरी का, समझ गए। अब हमको आसानी होगा वेल हाइड्रोलिक्स तुरंत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है ये सब समझने में, तो इसे मैंने यही कवर कर दिया। डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूंगा, ड्यूपिट थ्योरी और थीम थ्योरी को यूज करेंगे और उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, परमेबिलिटी निकालने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।